नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज में हम आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। अब से पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किस रूप में किया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी फ्रेमिंग थी उसका निर्माण था वो कैसे हुआ था, उसका स्टार्टिंग चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जल्दी उसके ऊपर हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसकी भी एक सीरीज लाएंगे। आज हमें संविधान का एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है और विशेष रूप से मैं कहूं तो पिछले 5-7 वर्षों के आरपीएससी के या अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक जिसको छुए बिना एग्जाम पेपर जो है वो सेट नहीं हुआ है, और वो यही पार्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में, जिसको ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्याता से लेकर ग्रेड थर्ड अध्यापक इवन की आरएएस प्रीलिम्स के एग्जाम से लेकर आरएएस मेंस तक के एग्जाम में प्रस्तावना जो है उसके बारे में संदर्भ मिलता है हमें क्वेश्चंस का। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम संविधान की प्रस्तावना को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि जब हमने संविधान सभा पढ़ी थी उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव हमने पढ़ा था और उस उद्देश्य प्रस्ताव के 8 कौन कौन से उद्देश्य थे, उसमें कौन कौन से कंटेंट शामिल किए गए थे, उनकी बातें हम पहले कर चुके हैं थोड़ी बहुत। अब हमारे लिए प्रस्तावना को समझना इस कारण से इजी होगा क्योंकि अगर उद्देश्य प्रस्ताव के 8 उद्देश्य अगर हमने ठीक तरीके से समझे उस टाइम और अगर ठीक तरीके से हमने उनको याद किया है तो प्रस्तावना की जो मूल विषय वस्तु है हमारी वो लगभग उसी प्रकार की है जैसी संविधान सभा में नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और उसको संविधान सभा ने पारित किया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव को लास्ट फाइनली हमने प्रस्तावना के रूप में शामिल किया था। इसी कारण इस प्रस्तावना के लिए हम एक और पर्यायवाची शब्द काम में लेते हैं, उद्देशिका। ये हमारे संविधान की उद्देशिका कह सकते हैं इसको, और वास्तव में ये हमारे संविधान की क्या कहलाती है, प्रस्तावना कहलाती है। तो भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमें इस प्रस्तावना की हर एक विषय वस्तु, हर एक शब्द का अर्थ, मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान का निर्माण संविधान निर्माताओं ने किन उद्देश्यों को लेकर किया था, वो भारत को किस प्रकार के राष्ट्र का सपना लेकर बना रहे थे, यानी कि हमारा जो संविधान है वो भविष्य में संविधान लागू होने के बाद भारत को किस रूप में स्थापित करेगा। वो तमाम प्रकार की हमारी जो आकांक्षाएं थी, हमारी जो भावनाएं थी, हमारे जो आदर्श थे, उन सब को समाहित करने वाली चीज संविधान की जो हमने प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल की। तो उसमें हमने कौन कौन सी बातों को शामिल किया, तो एक तरीके से मैं अगर ये कहूं कि भारतीय संविधान का निचोड़ या भारतीय संविधान का निष्कर्ष या भारतीय संविधान का दर्शन या भारतीय संविधान का सार तत्व, कुछ भी बोल दो आप किसी भी लैंग्वेज में, वो सारा कुछ अगर हमें एक ही जगह कुछ लाइंस में अगर प्राप्त करना हो, समझना हो उसको, तो हमारे लिए दी बेस्ट भाग है संविधान का, संविधान की प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना में हम किन किन बातों का उल्लेख करेंगे, उन तमाम बातों की हम चर्चा इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो इसमें हम संविधान की प्रस्तावना को पहले 4 अलग अलग भागों में विभाजित करके और उसके बाद इन शब्दों के अर्थ क्या हैं उनके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग शब्द से। अब इन शब्दों का अर्थ क्या है उनके अपने वीडियो लेक्चर में आगे डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इस संविधान की प्रस्तावना के अलग अलग पार्ट्स क्या हो सकते हैं वो आपको बता रहा हूं। इसका पहला पार्ट जो हम समझ पा रहे हैं वो है हम भारत के लोग। देखिए आप, ये शब्द है हमारे पास, एक पार्ट के रूप में ये रहेगा। इसके बाद ये जो हमारा संविधान जो हम बना रहे हैं ये भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाह रहा है जिसकी 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, यानी कि भारत ऐसा बने इस संविधान के मूल्यों के हिसाब से कि उसमें 5 विशेषताएं आ जाए। हालांकि मूल संविधान में ये 5 विशेषताएं शामिल नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने जो जो विशेषताएं उस समय रखी थी वो विशेषताएं और प्लस बाद में जोड़ी गई कुछ और विशेषताएं, ये हमारे विषय वस्तु रहेंगे। तो भारतीय संविधान जो है वो भारत को किस रूप में स्थापित करना चाहता है, तो पहला जो भारत बने वो कैसा बने, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बने, नंबर 1 बात। इसके बाद भारत जो है उसकी प्रकृति कैसी हो, तो भारत एक समाजवादी प्रकार का देश बने, नंबर 2। भारत की तीसरी प्रकृति ऐसी हो कि वो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बने, नंबर 3। इसके बाद में अगर देखें तो भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बने, यानी कि भारत की प्रकृति जो है वो लोकतंत्रात्मक प्रकार की भी हो और साथ में गणराज्य प्रकार की भी हो। तो 5 विशेषताओं से मिलकर या 5 कैरेक्टरिस्टिक से मिलकर बना होना चाहिए भारत और भारत का संविधान, जिसके मूल्य हम इस प्रस्तावना में शामिल करने जा रहे हैं। तो इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए। प्रस्तावना का एक एक शब्द जो है वो अपने आप में प्रश्न है, ये मान लो आप। तो इसको बड़े सीक्वेंशियल तरीके से आपको याद करना है।
इवन की एग्जाम में यहां तक प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में लोग शब्द कितनी बार आया है, भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है, भारत की प्रस्तावना में नागरिक शब्द कितनी बार आया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि प्रस्तावना की विषय वस्तु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर इतनी माइनर लेवल पर, सूक्ष्म स्तर पर अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो इसका एक एक वर्ड जो है वो हमें अक्षरश याद होना चाहिए। तो पुनः मैं आपको दोबारा रिपीट करवाता हूं, हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं, भारत को ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसमें 5 मूलभूत विशेषताएं उसकी शामिल हो जाए। कौन सी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बन जाए भारत, नंबर फर्स्ट। समाजवादी प्रकार का देश बन जाए, सेक्युलर देश बन जाए, सोशलिस्टिक देश बन जाए। थर्ड, भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष देश बन जाए। चौथा, भारत लोकतंत्र बन जाए और भारत गणराज्य को पूरा करने वाला राष्ट्र बन जाए। ये 5 विशेषताएं हम इस संविधान के माध्यम से, हम भारत के लोग भारत को इस रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं। इसके बाद देखिए अगला पार्ट अपने, अब इन सब को बनाने के लिए प्लस इसके सभी नागरिकों को, भारत के जितने भी नागरिक है, समस्त नागरिकों को हम कुछ संविधान के मूल्य या आदर्श देना चाहते हैं। यानी कि हमारा जो संविधान है वो कुछ मूल्य आदर्शों पर आधारित है और उनमें 3-4 महत्वपूर्ण मूल्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें हमारे पास न्याय। हम भारत के नागरिकों को न्याय देना चाह रहे हैं इस संविधान के माध्यम से। और वो न्याय किस प्रकार का है? तो वो न्याय 3 प्रकार का है हमारे पास, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, SEP, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनका भी सीक्वेंस आप इसी क्रम में याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है प्रस्तावना में कि आपको इसका सीक्वेंस एज इट वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन बन रहा है लगातार वो इसी फॉर्म से बन रहा है कि दिए गए शब्दों का सही अनुक्रम क्या है प्रस्तावना में। तो वहां कोई ना कोई वर्ड ऐसा दे देते हैं वो, या ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। मान लो संघीय दे दिया या कुछ और, हिंदुस्तान दे दिया, कुछ भी दे दिया ऐसा वर्ड। तो वो प्रश्न हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास संविधान की प्रस्तावना का एक एक वर्ड हमारे क्लियर होगा। तो हम भारत को 5 विशेषताओं के रूप में स्थापित करने वाले हैं, प्लस हम भारतीय नागरिकों को, इसके समस्त नागरिकों को कुछ आदर्श, कुछ मूल्य देने वाले हैं। और उन मूल्यों में सबसे इंपॉर्टेंट मूल्य है न्याय। न्याय हम किस प्रकार का उपलब्ध कराएंगे? 3 प्रकार का न्याय उपलब्ध कराएंगे हम। फर्स्ट सामाजिक, सेकंड आर्थिक, थर्ड राजनीतिक। ये तो गई न्याय की बात। दूसरा, हम भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता देना चाह रहे हैं। इस संविधान के माध्यम से भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करना चाह रहे हैं। तो भारतीय संविधान का एक आदर्श हमारी स्वतंत्रता है और संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख आता है। आप याद कीजिए उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में हमने न्याय तो 3 प्रकार का ही लिया था, यही सेम, लेकिन वहां हमने स्वतंत्रताएं 8 प्रकार की ली थी। अगर आप पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं तो पिछला वीडियो लेक्चर या अगर आपने नोट्स बनाए हैं उद्देश्य प्रस्ताव के तो एक बार उसको भी बराबर यहां रख के दोनों का कंपैरिजन करके देखना। एवन में भी अच्छा एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सी एक स्वतंत्रता उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थी लेकिन प्रस्तावना में उसको नहीं रखा गया। तो आप वहां ऐसे प्रश्न तभी कर पाएंगे जब आपको कंपैरेटिवली दोनों का पता होगा, तुलनात्मक रूप से दोनों के बारे में पता होगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है। तो इसमें हमें स्वतंत्रता देनी है नागरिकों को, वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हम देने वाले हैं। कौन सी? देखिए आप, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 2 थॉट की, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, थर्ड हमें विश्वास, बिलीफ की स्वतंत्रता, इसके बाद में धर्म, फेथ की स्वतंत्रता, और लास्ट हमें 5वीं उपासना, वर्शिप की स्वतंत्रता। यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हम इस संविधान के माध्यम से भारत के समस्त नागरिकों को प्रदान करना चाह रहे हैं। पुनः एक बार इसको रिपीट करते हैं अपने, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो इन्हीं स्वतंत्रताओं के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में 8 थी ये टोटल, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। उसमें 3 स्वतंत्रताएं ऐसी थी जो हमने प्रस्तावना में नहीं ली। कार्य करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, वो तीनों स्वतंत्रताएं यहां प्रस्तावना का भाग नहीं है। बाकी 5 की 5 स्वतंत्रताएं उसी सीक्वेंस में है। देखिए आप, जैसे उद्देश्य प्रस्ताव में थी, तो पुनः इनका सीक्वेंस हम एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं। विचार, अभिव्यक्ति, 2 विचार, अभिव्यक्ति दोनों जुड़े हुए चीजें हैं। फिर विश्वास, धर्म और उपासना। जब विश्वास होगा तभी धर्म की पालना होगी, धर्म तभी फूलेगा जब उसकी क्या की जाएगी? उपासना की जाएगी।
तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 3 प्रकार का न्याय हम भारत के नागरिकों को देना चाह रहे हैं। तीसरी जो चीज हम भारत के नागरिकों को देना चाह रहे हैं वो है समता, वो है समता, इक्विलिटी, समानता प्रदान करना चाह रहे हैं हम भारत के नागरिकों को। किस प्रकार की समानता देना चाह रहे हैं? 2 प्रकार की समानता। देखिए आप, प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी और स्टेटस की इक्विलिटी हम भारत के सभी नागरिकों को देना चाह रहे हैं। याद करो, उद्देश्य प्रस्ताव में 3 प्रकार की समताएं थी। वहां एक विधि के समक्ष समता अलग से थी। उस विधि के समक्ष समता को हमने अनुच्छेद 14 का भाग बनाकर तो जरूर बनाया, लेकिन उसको हमने प्रस्तावना में जगह नहीं दी। तो कौन सी ऐसी समता थी जो उद्देश्य प्रस्ताव में तो थी लेकिन प्रस्तावना में उसको शामिल नहीं किया गया? तो वो समता हमारी कौन सी है? विधि के समक्ष समता। तो भारत के नागरिकों को हम क्या देना चाह रहे हैं? 3 प्रकार का न्याय देना चाह रहे हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता देना चाह रहे हैं, 2 प्रकार की क्या देना चाह रहे हैं? समता देना चाह रहे हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर या भारतीय संविधान के आदर्श या मूल्य हैं जिनके ऊपर यह हमारा संविधान खड़ा है। और यह संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया है। तो इन लोगों को हम क्या देना चाह रहे हैं? इन लोगों को हम ये देना चाह रहे हैं कि भारत ऐसा बन जाए, 5 प्रकार की विशेषताओं वाला भारत बन जाए, प्लस भारत के समस्त नागरिकों को ये चीजें मिल जाए, क्या? न्याय मिल जाए, भारत के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता मिल जाए, भारत के समस्त नागरिकों को समानता मिल जाए, इक्विलिटी मिल जाए। और क्या मिल सकता है? भारत के नागरिकों में हम क्या करना चाह रहे हैं? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारे संविधान का जो चौथा मूल्य है वो है बंधुता, फैटर्निटी। फैटर्निटी को बढ़ावा देने के लिए, बंधुता को बढ़ावा देने के लिए हम 2 काम कर रहे हैं। कौन से 2 काम? व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दे रहे हैं, व्यक्ति की रेस्पेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करे, राष्ट्र उसका सम्मान करे, ऐसी गरिमा हम देना चाह रहे हैं। और उस गरिमा से क्या होगा? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। जब समाज जुड़ेगा तो राष्ट्र जुड़ेगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। तो हम भारत के सभी नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली क्या बढ़ाना चाह रहे हैं? बंधुता बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आप देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल्य अगर देखें तो ये मूल्य हमें 4 दिखाई दे रहे हैं। न्याय दिखाई दे रहा है, स्वतंत्रता दिखाई दे रही है, समता दिखाई दे रही है, बंधुता दिखाई दे रही है। 3 प्रकार का न्याय दिखाई दे रहा है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दिखाई दे रही है, फिर 2 प्रकार की समता दिखाई दे रही है, और फिर बंधुता को बढ़ाने के लिए हम 2 प्रयास कर रहे हैं। क्या? व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दे रहे हैं, प्लस उससे राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है उसको बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी बंधुता बढ़ाने का यह संविधान क्या करेगा? प्रयास करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने। तो इसमें हमारे पास पहली जो विषय वस्तु थी तो वो हमारे पास भारत के लोगों के बारे में थी, भारत के लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में थी। दूसरी बात, भारत की प्रकृति कैसी बने, भारत की प्रकृति कैसी बने, तो भारत की प्रकृति 5 प्रकार की चीजों से मिलकर बने। फिर तीसरी हमने देखी कि हमारे संविधान के मूल्य या आदर्श क्या हो सकते हैं। तो भारतीय संविधान के मूल्य या आदर्श ये हो सकते हैं, न्याय हो सकता है, स्वतंत्रता हो सकता है, समानता हो सकता है, बंधुता हो सकता है। इन सब से मिलकर बनेगा हमारा संविधान, जिसके ऊपर इस संविधान का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि हमारे आदर्श मूल्य कैसे होंगे वो इन 4 चीजों पर आधारित है। चौथी जो प्रस्तावना की विषय वस्तु है वो हमें एक डेट के बारे में बता रही है, एक डेट को इंडिकेट कर रही है प्रस्तावना। वो डेट क्या है और क्यों शामिल की गई है? देखिए आप, नंबर 4 संविधान की प्रस्तावना का चौथा विषय वस्तु वाला भाग क्या है? देखिए, आज तारीख 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये पूरी संविधान सभा एकत्र हो रही है और ये दृढ़ संकल्प ले रही है। किस बात के लिए? कि हम इस संविधान को आज भारत के नागरिकों को अंगीकृत करने जा रहे हैं, अधिनियमित करने जा रहे हैं, आत्मार्पित करने जा रहे हैं। 3 बातें कर रहे हैं हम। इस संविधान को हम अंगीकृत करने जा रहे हैं। अंगीकृत का मतलब इसको हम स्वीकार करने जा रहे हैं। हम सब भारत के लोग, स्टार्टिंग यहीं से, ये जितनी बातें हो रही है सारी, ये किसकी तरफ से हो रही है? हम भारत के लोगों की तरफ से। तो हम भारत के लोग आज इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को संविधान सभा में दृढ़ संकल्पित होकर क्या करने वाले हैं? 3 बातें करने वाले हैं।
पहली इसको हम अंगीकृत करने वाले हैं, इसको हम एडॉप्ट करने वाले हैं, इसको हम स्वीकार करने वाले हैं, प्लस अधिनियमित करने वाले हैं, इन एक्ट करने वाले हैं। कहने का मतलब इसका कुछ भाग जो है, जो आवश्यक है, उसको आज ही हम लागू करने वाले हैं। और याद कीजिए, आप संविधान सभा में हम इसी डेट को पढ़ रहे थे, 26 नवंबर 1949 की डेट को हम पढ़ रहे थे, जब मैं आपको बता रहा था संविधान निर्माण के लिए अंतिम 11वां अधिवेशन, अंतिम 11वां सत्र संविधान सभा का जिस डेट को एंड हो रहा है, वो डेट है 26 नवंबर 1949। और उसी दिन हमने इस संविधान को अपना लिया था, अंगीकृत कर लिया था, और इसके 16 अनुच्छेदों को हमने इसी दिन लागू कर दिया था। यानी कि इसका कुछ भाग जो है वो हमने क्या कर दिया है, अधिनियमित भी कर दिया है, अधिनियमित इनएक्ट भी कर दिया है। और साथ में हमने क्या किया है, हमने इस संविधान को आत्म अर्पित कर लिया है। यानी कि हमने ये मान लिया है, हमने ये सोच लिया है कि ये संविधान हम ही लोगों ने बनाया है और हम स्वयं ही इसको क्या कर रहे हैं, खुद को समर्पित कर रहे हैं, खुद को अर्पित कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ये सीक्वेंस भी एक दो बार पूछा गया है। जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि प्रस्तावना की एक एक वर्डिंग जो है वो पेपर का लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका सीक्वेंस, इसका क्रम, इसमें जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों को किस क्रम में लगाया गया है। कैसे भी प्रश्न बना रहा है एग्जामिनर, इवन कि मैं बता रहा हूं लोग, नागरिक, भारत, ऐसे शब्दों को ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन बना रहा है। तो इस प्रस्तावना को तो हम यही एज इट याद करेंगे, ये हमारी जद से बाहर नहीं होनी चाहिए। तो हम चौथी चीज जो देख रहे थे वो तिथि के बारे में देख रहे थे। अब ध्यान रखना, ये भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि नहीं है। इसमें जो मेन प्रश्न पूछा जाता है अक्सर वो यही पूछा जाता है कि कौन सा एक प्रस्तावना का भाग नहीं है, या संविधान में कौन सा एक वर्णित नहीं है, उसमें दे देता है संविधान के लागू होने की तिथि। संविधान के लागू होने की तिथि हमारी 26 जनवरी 1950 है, और हम इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर रहे हैं। तब तक ये डिसाइड नहीं था कि हमारा संविधान कब लागू करेंगे हम, इस डेट को, जब ये अधिवेशन खत्म हो रहा है उस डेट को। ये तो हमने बाद में डिसाइड किया कि हम संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। तो वो डेट संविधान की प्रस्तावना में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हम इस डेट को, हम इसमें 3 काम करने जा रहे हैं। अब अगर भारतीय पंचांग के हिसाब से बात करें, इंडियन कैलेंडर के हिसाब से बात करें, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट तिथि है। देखिए आप, ये महीना है मिति, ये महीना है मार्गशीर्ष महीना, मार्गशीर्ष महीना, उसकी जो तिथि है वो है शुक्ल सप्तमी। शुक्ल सप्तमी को हम ये सारे काम कर रहे हैं, शुक्ल सप्तमी को हम ये सारे काम करने वाले हैं। तो मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल सप्तमी की, और ये देखिए आप संवत 2006 विक्रमी, विक्रमी संवत। देखिए आप, क्वेश्चन बनाना हो तो उसका लेवल एग्जामिनर कहीं भी लेके जा सकता है। एक बार स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन लगा कैंडिडेट्स को कि प्रस्तावना के बारे में बहुत नॉर्मल बातें लिखी मिली, और उसमें से क्वेश्चन आ गया। उसमें यही पूछा गया था कि प्रस्तावना के बारे में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, और उसमें क्या किया उसने, डेट तो यही दी 26 नवंबर 1949 को, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी की जगह लिख दिया शक संवत, शक संवत। अब आप देखिए, शक संवत तो हमारे इस समय था ही नहीं। राष्ट्रीय कैलेंडर जो आज हमारा शक संवत पर चलता है, इसको हमने राष्ट्रीय कैलेंडर 1956-57 में बनाया है, और ये बात हम कर रहे हैं 1949 की। तो आप पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन करें, जो भी प्रश्न करें, सबसे पहले उन प्रश्नों की भाषा को बहुत तरीके से पढ़ना है आपको। हमारी जो मूल गलती होती है वो ये रहती है कि हम प्रश्न की भाषा को एक बार सरसरी पढ़ जाते हैं, उसके बाद तुरंत हमारी जल्दबाजी इस बात को लेकर रहती है कि इसके ऑप्शन क्या दिए एग्जामिनर ने, और हम 4 ऑप्शन को पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन को 5 बार पढ़ते हैं कि इसका उत्तर कहां है, और लास्ट में पता चलता है जो चीज हमें 5 बार पढ़नी चाहिए थी वो तो हमने 1 बार पढ़ी, और वो भी इतनी लाइटली पढ़ी, और नीचे हम उत्तर ढूंढ रहे हैं। तो आप पॉलिटी की एक ही कहानी है, जितने भी एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं वो 2 ही चीजों पे बेस्ड है। या तो वो चीजें जो आज तक पेपर में पूछी नहीं गई है, कभी टच नहीं की गई है, उन चीजों के ऊपर प्रश्न बन रहे हैं, और दूसरी है पॉलिटी की ट्रिकी लैंग्वेज। एग्जामिनर थोड़ी सी लच्छेदार भाषा बनाता है, हमें वो बहुत नॉर्मल लगती है,
और हम उसी वहम में उसको कर जाते हैं, जबकि उसके आंसर बहुत अलग है। जो हम सोच रहे हैं, जहां तक हम सोच पा रहे हैं, जहां तक हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, उससे बाहर एग्जामिनर का दिमाग काम कर रहा है। तो विशेष आप पॉलिटी के क्वेश्चन में इस बात की प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में भी मैं बार बार आपको इस ऐसे प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो ये विक्रमी संवत है 2006 का, जिस टाइम हम इस संविधान सभा को क्या कर रहे हैं, दृढ़ संकल्पित होकर संविधान को क्या कर रहे हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर रहे हैं। तो ये मूल रूप से अगर मैं कहूं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की 4 विषय वस्तु है हमारे पास। कितनी? 4 विषय वस्तु। पहली विषय वस्तु, हम भारत के लोग के बारे में आगे बात करेंगे, इसके अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है। दूसरा, भारत की प्रकृति को बताने वाले 5 शब्द, भारत की प्रकृति को बताने वाले 5 शब्द। तीसरी, हमारे संविधान के मूल्य, हमारे संविधान के मूल्य जो 4 बातों पर आधारित है, न्याय पर, स्वतंत्रता पर, समानता पर, बंधुता पर, 4 चीजों पर आधारित है। और चौथी बात हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसी डेट की बात कर रहे हैं जिस दिन हमारा संविधान अंगीकृत हो रहा है, अधिनियमित हो रहा है, आत्मर्पित किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यह संविधान की प्रस्तावना का फर्स्ट फ्रंट पेज जो है वो बिल्कुल दिमाग में क्लियर एंड नीट एंड क्लियर है, क्योंकि ये ध्यान होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से संविधान की प्रस्तावना को समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले दोबारा इसको एक बार आप वीडियो को रोक के और इसको रिवाइज कर लेना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना का थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप देख लेते हैं। वैसे तो इसके बारे में हम प्रस्तावना की संविधान सभा में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको मैं रिपीट कर देता हूं आपके सामने। देखिए 13 दिसंबर 1946, डेट याद कीजिए आप, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की 5वीं बैठक, नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जा रहा है। अंबेडकर जी और जयकर जी के विरोध के कारण पारित नहीं हो सका था। पारित होने की डेट थी 22 जनवरी 1947, जब संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकृत कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। इसके बाद एक डेट थी हमारी 17 अक्टूबर 1949। याद कीजिए ये डेट कौन सी थी, संविधान सभा के फाइनल प्रारूप की रीडिंग चल रही थी संविधान सभा के पटल पर, और उस रीडिंग का सेकंड वाचन जब हो रहा था, सेकंड रीडिंग हो रही थी, उसकी सेकंड रीडिंग जिस डेट को एंड हो रही थी वो थी 17 अक्टूबर 1949। तो 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना भारतीय संविधान में शामिल की जा रही थी, भारतीय संविधान के रूप प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार किया जा रहा था। इससे पहले तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था हमारे पास। उद्देश्य प्रस्ताव को फाइनली प्रस्तावना का रूप दिया जा रहा है किस डेट को, 17 अक्टूबर 1949 को। आपसे पूछ ले कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान में जगह कब दी गई थी या संविधान में कब स्वीकार किया गया था प्रस्तावना के रूप में, डेट आप याद रखिए 17 अक्टूबर 1949। अब आपसे यह पूछ ले कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब परिवर्तन में आई, कब लागू हुई, तो वो डेट हमारे पास जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो प्रस्तावना के बारे में 3 बातें तो हमें उद्देश्य प्रस्ताव की याद रखनी है, और एक बात ये हमें फाइनली जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है, तो इसमें ये 17 अक्टूबर वाली डेट जो है इसको पूछ लिया जाता है। और वहां भी मैंने बताया था भारतीय संविधान में अंतिम रूप से शामिल होने वाली अगर कोई कंटेंट था, ठीक है, लास्ट कोई पॉइंट अगर शामिल किया जा रहा था संविधान में, जब सारा संविधान बन गया था हमारा, उसके बाद इसमें शामिल किया जाने वाला जो भाग था वो संविधान की क्या थी, प्रस्तावना ही थी। तो सबसे अंत में यही भाग शामिल किया गया था प्रस्तावना के रूप में। ठीक, चलिए अब हमारी जो प्रस्तावना है इसका विचार हमें कहां से आया, इसके ऊपर किन किन विदेशी संविधान के स्रोतों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, उसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए प्रस्तावना का विचार देने वाला विश्व में देश जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, क्योंकि यूएसए वो पहला देश था जिसने अपना लिखित संविधान तैयार किया था। सबसे पहला वर्ल्ड में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने वाला जो देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका था, और उसने अपने संविधान का फ्रंट पेज जो है वो संविधान की प्रस्तावना के रूप में लिखा। हालांकि बहुत छोटा संविधान है, 7 आर्टिकल से बना हुआ संविधान है, लेकिन बावजूद उसके यूएसए पहला देश था जिसने अपने संविधान के फ्रंट पेज को प्रस्तावना के रूप में जगह दी थी। तो हमने जो प्रस्तावना का विचार लिया है, हमने प्रस्तावना के वहां से कोई वर्डिंग नहीं उठाई है, हमने सिर्फ वहां की प्रस्तावना का क्या लिया है, विचार लिया। वो विचार हमने यूएसए से लिया। हालांकि ये जो शब्द है संविधान का पहला शब्द हम भारत के लोग, ये हम भारत के लोग शब्द उसी प्रकार से है जैसा यूएसए की प्रस्तावना में वहां के नागरिकों के लिए लिखा, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ। हम भारत के लोग बोले वो हम अमेरिका के लोग या हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। ठीक है, तो हमने ये विचार लिया है अमेरिका के संविधान से। फिर देखिए आप
भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है, वो दो देशों का है। एक ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का और दूसरा आयरलैंड के संविधान की प्रस्तावना का। अब यहां ये बात ध्यान रखना, हमने किसी भी देश की प्रस्तावना से जैसे संविधान के विभिन्न भाग उठाए हमने अलग अलग स्रोतों से, वैसे संविधान की प्रस्तावना में हमने कोई वर्ड नहीं उठाए हैं कहीं से। ये तो सिर्फ हमने क्या देखा है कि वहां की लैंग्वेज किस प्रकार की है, उसमें किन मूल्यों को जगह दी गई, और हमारे देश की प्रस्तावना हम बनाए तो कैसी बनाई। तो हमारे लिए सिर्फ एक मॉडल था, वो सिर्फ एक स्पेसिमेन था हमारे सामने, सिर्फ एक प्रारूप था इन देशों की प्रस्तावना। उसको हमने हमारे तरीके से बना के और उसको संविधान का हिस्सा बना दिया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर सर्वाधिक प्रभाव ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के देश की संविधान की प्रस्तावना का पड़ा। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मूल्य हम पढ़ रहे थे, न्याय पढ़ रहे थे, समता पढ़ रहे थे, स्वतंत्रता पढ़ रहे थे, बंधुता पढ़ रहे थे, ये जो मूल्यों का आदर्श है ये हमने कहां से लिया है, या हमारे देश की प्रस्तावना पर इन मूल्यों का प्रभाव कहां से है। तो तीन महत्वपूर्ण बड़ी क्रांतियां विश्व की, एक क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के रूप में, एक क्रांति रूसी क्रांति के रूप में, और एक क्रांति हमारे पास अमेरिकन क्रांति के रूप में। इन तीन विश्व की बड़ी क्रांतियों का प्रभाव भारत के संविधान की प्रस्तावना पर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं फ्रांसीसी संविधान की, फ्रांसीसी क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति से हमने तीन मूल्य लिए, तीन मूल्यों पर आधारित थी फ्रांसीसी क्रांति। कौन से देखिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। देखिए आप, इनको फ्रांस के अंदर यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी बोला जाता है। ये जो पार्ट है इसको वहां की लैंग्वेज में यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी बोला जाता है, यानी कि वहां की जो एकता है वहां तीन चीजों से मिलकर बनी है। वहां की जो यूनिटी है वो तीन चीजों से मिलकर बनी है, ट्रिनिटी से। वो तीन चीजें कौन सी है? स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है। आप देखिए इसमें न्याय शब्द का उल्लेख नहीं है, न्याय की अवधारणा हमने नहीं ली है। हमने कितनी अवधारणाएं? तीन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। अब बचा हमारा क्या? न्याय। न्याय हमने कहां से उठाया? रूसी क्रांति से, क्योंकि रूसी क्रांति पूरी विश्व में न्याय व्यवस्था को लेकर की गई क्रांति थी। साम्यवाद की स्थापना, समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए की जा रही थी। तो हमने न्याय की अवधारणा वहां से ली है। न्याय भी कैसा? आर्थिक और सामाजिक न्याय। आर्थिक और सामाजिक न्याय, यहां अभी भी राजनीतिक न्याय नाम की चीज नहीं आई है। रूस की क्रांति से हमने दो महत्वपूर्ण प्रभाव हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं, न्याय, लेकिन न्याय भी कैसा? आर्थिक और सामाजिक प्रकार का न्याय, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। इसके बाद अमेरिकन क्रांति से हमने जो ली है वो ली है स्वतंत्रता, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है वो मूल बल जिस बात के ऊपर देता है वो है नागरिकों की लिबर्टी, नागरिकों की स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता व्यक्तिगत भी हो सकती है और वो स्वतंत्रता सामूहिक भी हो सकती है, यानी कि किसी संस्था की भी हो सकती है और व्यक्ति विशेष की भी हो सकती है। तो ऐसी जो स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत और सामूहिक स्वतंत्रता, वो हमने कहां से ग्रहण की है? अमेरिकन क्रांति से ग्रहण की। इसमें यह फ्रांसीसी वाला शब्द आप विशेष याद रखिएगा। तीन मूल्य, यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी के अंदर कौन से मूल्य शामिल हैं? तो इसमें तीन शामिल हैं। कौन से? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। न्याय की अवधारणा में कहां से ली? रूसी क्रांति से ली। तो यह हमारी संविधान की प्रस्तावना का ऐतिहासिक संदर्भ है, हिस्टोरिकल रेफरेंस है ये कि प्रस्तावना कैसे और किस रूप में संविधान में शामिल की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। हम इस प्रस्तावना को क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे लिए इस प्रस्तावना का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या? तो इस इंपॉर्टेंस का, वैसे तो अगर इस वर्डिंग देखोगे तो ये बहुत सामान्य वर्डिंग है, लेकिन ये हमारे संविधान का सार है, ये हमारे संविधान का निचोड़ है। कैसे निचोड़ है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? हमारी जो जनता है उसकी तमाम इमोशंस और एस्पिरेशंस, उसकी भावनाएं और आकांक्षाएं इस प्रस्तावना में है कि हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाह रहे हैं, हमारे इमोशंस क्या हैं, हम भारत को भविष्य में कैसा देखना चाह रहे हैं, हमारी आकांक्षाएं क्या है। ये सब हमें कहां से पता चल रही है? प्रस्तावना से पता चल रही है। फिर देखिए आप, संविधान निर्माता जो भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे, उनका निर्वाचन किसने किया था? भारत की जनता ने किया था। वो भारत की जनता के प्रतिनिधि थे। वो संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनके दिमाग में क्या विचार चल रहे थे, उनको जानने की है ये, उनको जानने की कुंजी है ये।
तो संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तीसरा, इसमें कौन से उद्देश्य हमने शामिल किए हैं, इस बात का पता हमें प्रस्तावना से चलता है। यानी कि वो उद्देश्य जिनको हमारा संविधान स्थापित करना चाह रहे हैं, वो अभी हम बात कर रहे थे, हमारा संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता स्थापित करना चाह रहे हैं। तो ये जो मूल्य हम स्थापित करना चाह रहे हैं, इसकी जानकारी भी हमें कहां से मिल रही है? प्रस्तावना से मिल रही है। फिर आगे बढ़िए आप, संविधान को समझने में सहायता करना। देखिए ये क्या है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। संविधान की प्रस्तावना को लेकर कई न्यायिक विवाद उत्पन्न हुए थे, कई जुडिशियल केस उत्पन्न हुए, और उन केसों में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग डिसीजंस दिए गए। और उन डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बार बार अपने निर्णयों में रिपीट की कि चाहे प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, लेकिन एक बात कॉमन है कि अगर भारतीय संविधान को समझना पड़े, भारतीय संविधान की भावनाओं को समझना पड़े, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो प्रस्तावना है। तो संविधान को समझने में सहायक है। जैसे हम किसी किताब का फ्रंट पेज निकालें और उसके ऊपर इंडेक्स दी हुई हो कि इस किताब में ये चीजें हैं, तो हम उस इंडेक्स को देख के पता लगा लेते हैं कि इस किताब के अंदर हमारे लिए कितनी चीजें उपयोगी है। तो संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है, संविधान को समझना है तो प्रस्तावना को समझ लो, बस बात खत्म। फिर आगे देखिए, जहां संविधान के अनुच्छेदों की भावना अस्पष्ट हो। देखिए आप, संविधान में अनुच्छेद ही वो भाग हैं जो संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, अनुच्छेदों में पावर होती है। तो जहां अनुच्छेद अपने आप में क्लियर नहीं हो, उनकी भाषा न्यायालय के लिए या विधायिका के लिए समझे जाने योग्य न हो, उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, वहां उसके पीछे भावना क्या थी संविधान निर्माताओं की, वो अगर अस्पष्ट हो, तो उस भावना में स्पष्टता लाने के लिए हमारे सामने प्रस्तावना किस रूप में रहेगी? दर्शन के रूप में रहेगी, एज ए फिलॉसफी रहेगी। तो संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, और दर्शन वो विषय वस्तु है जो उस समय जिसके द्वारा यह बनाई जा रही थी, उसने उस बात को क्या सोचकर संविधान में शामिल किया था। आज वो व्यक्ति तो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, लेकिन उसकी जो भावनाएं रही होंगी वो इस प्रस्तावना में वर्णित है। तो जहां भी अनुच्छेदों की भावना स्पष्ट न हो, भारतीय संविधान की भाषा स्पष्ट न हो, वहां भाषा में स्पष्टता लाने के लिए हमारी जो प्रस्तावना है वो किसका काम करेगी? दर्शन का काम करेगी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने आप में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या है। कई बार कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बना लेता है एग्जामिनर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व किस रूप में है। अब ऐसे लिख देता है, उपरोक्त सभी लिख देता है, या फिर मैच करवाने वाले कोई क्वेश्चन देते थे कि 1 2 3 सही है, 2 4 5, 2 4 3 सही है, 1 2 4 सही है, इस प्रकार के क्वेश्चन बना लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपने। चलिए, अब प्रस्तावना अगर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं रहा होगा कि संविधान निर्माता उस समय के जो थे उन्होंने संविधान की प्रस्तावना के महत्व को न समझा। उस समय संविधान सभा के सदस्यों ने भी, प्लस संविधान के लागू होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक विचारक देश में हुए हैं जिन्होंने प्रस्तावना की इंपॉर्टेंस को अपने स्टेटमेंट के जरिए इनलाइट किया है। भारत की प्रस्तावना को प्रकाशित किया है उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स के जरिए। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। देखिए कौन कौन वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में, उसके महत्व के बारे में अपने विचार रखे। देखिए के.एम. मुंशी, संविधान सभा में बार बार हमने इनका नाम पढ़ा है, के.एम. मुंशी का। के.एम. मुंशी क्या कह रहे हैं? के.एम. मुंशी कह रहे हैं ये हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये हमारे संविधान की पॉलिटिकल होरोस्कोप है। इसके द्वारा हम ये पता लगा रहे हैं कि ये जो संविधान लिखा जा रहा है इसके भविष्य में क्या लिख दिया गया है। जैसे कुंडली देखकर हम भविष्य बताते हैं, तो हमारे संविधान का राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह हमें किससे पता चल रहा है? संविधान की प्रस्तावना से। तो मुंशी जी जो हैं, आप इनको किसी कोड वर्ड से याद रखने की कोशिश करना। मुंशी जी कुंडली बना रहे हैं। संविधान की कुंडली कौन बना रहे हैं? के.एम. मुंशी बना रहे हैं, कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी बना रहे हैं कुंडली। फिर क्या है? संविधान में ठाकुरदास भार्गव तो यहां तक कह रहे हैं कि हमारे संविधान की जो आत्मा है, साउल है हमारे संविधान की। संविधान तो शरीर है, उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो मूल काम कर रही है, वो प्रस्तावना है हमारी।
और इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि हमारे संविधान का सर्वाधिक अमूल्य भाग है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रियम्बल। ये बात कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? ठाकुरदास भार्गव कह रहे हैं। फिर N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला संविधान का आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं। कुंडली तो बना रहे के मुंशी, आईडी कार्ड कौन तैयार कर रहे हैं? पालकीवाला जी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने इसको परिचय पत्र नाम दिया है। जैसे आइडेंटिटी कार्ड पर एक व्यक्ति के बारे में सारी सूचनाएं लिख दी जाती है, उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती हमें कि आप कौन हो। वो आईडी कार्ड अगर अपने देख लें तो हमें सब चीजें पता चल जाती है कि आदमी का नाम क्या है, ये किस डिपार्टमेंट में काम करता है, इसकी डेजिग्नेशन क्या है, सारी बातें हमें एक ही आईडी कार्ड से पता चल जाती है। तो संविधान की जितनी भी बातें हैं वो सारी हमें एक ही आईडी कार्ड से पता चल जाएगी। वो आईडी कार्ड कौन है? प्रस्तावना है। फिर देखिए अर्नेस्ट बार्कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। ये दो नाम हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार आएंगे। अर्नेस्ट बार्कर का नाम बार बार आएगा, बार बार आएगा इनका नाम। एक गॉडविन ऑस्टिन का नाम बार बार आएगा। जब हम भारत की संघीय व्यवस्था की और किसी भी भाग की बात करेंगे तो इन दो व्यक्तियों का नाम भारतीय संविधान में बार बार लिया जाएगा। अर्नेस्ट बार्कर तो हमारे संविधान की प्रस्तावना से इतने प्रभावित हैं, इतने प्रभावित हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भारत की प्रस्तावना तो विश्व की सबसे सुंदर प्रस्तावना है। इसका जो कंटेंट है, इसकी जो विषय वस्तु है, उसमें ऐसी कोई चीज छोड़ी ही नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है। इसमें फ्रांस भी आ गया, इसमें रूस भी आ गया, इसमें अमेरिका भी आ गया। सारे वर्ल्ड जो है उसकी बातें जो है, मेन बातें जो है, मूल्य जो है, उन सबको हमने एक ही जगह ले लिया है। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? और इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं एक किताब लिखने जा रहा हूं, मैं अर्नेस्ट बार्कर एक किताब लिखने जा रहा हूं जो भारत की पॉलिटिकल थ्योरी पे बेस है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए आप किताब का नाम देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। भारत, या मैं ये कहूं कि सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत नाम की जो पुस्तक है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी नाम की जो पुस्तक है, जो इन्होंने 1961 में लिखी थी, भारत के संविधान के लागू होने के बाद, उसकी स्टार्टिंग जो शुरुआत है वो भी हमारे देश की प्रस्तावना से कर रहे हैं। देखिए आप, किसी विदेशी ब्रिटिश व्यक्ति के ऊपर भारत की संविधान की प्रस्तावना कितनी गहरी छाप छोड़ रही है, इस बात का पता हमें अर्नेस्ट बार्कर से चलता है। तो अर्नेस्ट बार्कर इसको संविधान की कुंजी बताते हैं, संविधान की बताते हैं कि अगर संविधान रूपी ताला अगर खोलना है, लॉक को अगर खोलना है, तो उसके लिए अंदर जो कुंजी लगेगी, जो उसके अंदर चाबी लगेगी, वो चाबी कौन है? संविधान की प्रस्तावना है। पहले इसको समझना पड़ेगा, तब संविधान समझ में आएगा। तो ये हमारे संविधान की क्या है? कुंजी है। तो संविधान की कुंजी बनाने वाले व्यक्ति कौन है? अर्नेस्ट बार्कर। संविधान का परिचय पत्र बनाने वाले लोग कौन है? N.A. पालकीवाला। संविधान की कुंडली बनाने वाले व्यक्ति कौन है? K.M. मुंशी। और संविधान को आत्मा बताने वाले कौन है? ठाकुर जी। कौन है? ठाकुर जी। ठाकुर जी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या बता रहे हैं? आत्मा बता रहे हैं। और आत्मा इतनी सस्ती नहीं है, आत्मा संविधान का सबसे अमूल्य भाग है। ठीक है, तो ये चार विचार हमने देखे। फिर देखिए आप, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, संविधान सभा के बारे में भी अर्नेस्ट बार्कर बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा था ये प्रस्तावना इतनी खूबसूरत है, ये प्रस्तावना इतनी जानदार है, तो सोच के देखो इसको बनाने वाले जो लोग रहे होंगे वो कितने विद्वान रहे होंगे, उनकी इंटेलिजेंसी किस स्तर की रही होगी। तो इन्होंने कहा भारतीय संविधान सभा जिसने ये प्रस्तावना बनाई है वो तो बहुत बड़े विद्वानों की सभा थी। तो संविधान सभा की चाहे और ब्रिटिश और विदेशी जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, वो भारत की संविधान सभा की चाहे आलोचना करते हों, चाहे वो कहते हों कि भारत की संविधान सभा कांग्रेस का प्रभुत्व वाली थी, हिंदुओं के प्रभुत्व वाली थी, प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, तमाम प्रकार की आलोचनाएं करते हैं, इवन कि भारत के राजनीतिक विचारक करते हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके बीच एक ऐसा ही विदेशी व्यक्ति इस बात को भी समर्थित कर रहा है कि भारत की संविधान सभा कोई एरे गहरे लोगों से नहीं बनी थी, वो उस समय के विश्व के सबसे विद्वान लोगों की सभा थी जिन्होंने इस प्रकार की प्रस्तावना को बना दिया। तो सोच के देखिए भारत का संविधान कैसा रहा होगा, उसकी प्रकृति कैसी रही होगी। तो ये जो सारी बातें बता रहे हैं, ये कौन बता रहे हैं? अर्नेस्ट बार्कर बता रहे हैं।
चलिए फिर एक व्यक्ति का नाम हम संविधान सभा की तरफ से और पढ़ते हैं, वीएन गॉडगिल। वीएन गॉडगिल क्या कह रहे हैं? प्रस्तावना की तुलना, जैसे पुराने टाइम में जब कोई नाटक शुरू होता था, जब किसी नाटक की प्रस्तावना लिखी जाती थी तो उसमें नांदी पाठ किया जाता, उसमें नांदी पाठ लिखा जाता था कि ये जो काम हम शुभ काम हम शुरू कर रहे हैं वो इस पाठ के साथ शुरू कर रहे हैं। तो हमारा संविधान जो है उसका फ्रंट पेज जो है वो उसी प्रकार का है जैसे प्राचीन नाटकों में नांदी पाठ किया जाता। तो नांदी पाठ करने वाले व्यक्ति कौन है? गॉडगिल जी। गॉडगिल जी पाठ कर रहे हैं, नांदी पाठ कर रहे हैं, प्राचीन नाटकों का पाठ बता रहे हैं इसको। फिर देखिए आगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नाम अपने बार बार लिया इनका, कृष्ण स्वामी अय्यर का, प्रारूप समिति में भी लिया है। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या कह रहे हैं? ये हमारे दीर्घकालिक सपनों का दृष्टिकोण है। आज तो नहीं है, लेकिन हमने भविष्य क्या देखा है भारत का, हमने उसके लिए क्या सपने सजोए हैं, और वो सपने हमें आज तात्कालिक प्राप्त न हो चाहे, लेकिन दीर्घ काल में जाकर, लंबे समय में जाकर वो सपने हमें जरूर मिलेंगे। उनका दृष्टिकोण कैसा है सपनों का हमारे, वो हमें प्रस्तावना बता रही है। तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसको दीर्घकालिक सपनों का दृष्टिकोण कहा। फिर देखिए आप, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भारत के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, तीनों पदों के ऊपर रहे या तीनों पदों पे कार्य किया उन्होंने। एकमात्र व्यक्ति न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपने एक डिसीजन में कहा कि ये जो प्रस्तावना है ना, ये संविधान की ओरिजिनल साउल है, ये संविधान की मूल आत्मा है। ये संविधान की क्या है? मूल आत्मा है। जबकि संविधान की आत्मा बता रहे हैं ठाकुर जी, संविधान की प्रस्तावना का अमूल्य भाग बता रहे हैं ठाकुर जी, और उसी ठाकुर जी वाली बात को बाद में रिपीट कर रहे हैं कौन? हिदायतुल्लाह, भारत के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह। और सबसे लास्ट पॉइंट बी.आर. अंबेडकर जी, जिनका कोई स्थानी नहीं है, ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में वो इतनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि ये एक होली डॉक्यूमेंट है हमारे लिए। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो भारतीयों के लिए बहुत पवित्र दस्तावेज है। ये जो प्रस्तावना की चंद लाइनें हैं, ये कोई सिंपल लाइंस नहीं है, ये भारत के संविधान का क्या है? पवित्र दस्तावेज है, जिसमें वो सारे आदर्श, सारे मूल्य हमने शामिल कर दिए हैं जो ये संविधान स्थापित करना चाहता है। तो अब देखिए कितने विचार हमने देखे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। देखिए आप दोबारा एक बार इसको बिना देखे रिपीट करके देखते हैं। इसकी कुंडली बना रहे हैं कौन? के.एम. मुंशी बना रहे हैं। इसकी परिचय पत्र बना रहे हैं कौन? N.A. पालकीवाला जी बना रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दे रहे हैं ठाकुरदास भार्गव दे रहे हैं। इसके बाद में संविधान की प्रस्तावना को कुंजी बता रहे हैं कौन? अर्नेस्ट बार्कर बता रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना को प्राचीन नाटकों के नंदी पाठ से तुलना कर रहे हैं, वीएन गॉडगिल कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का दृष्टिकोण बता रहे हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर बता रहे हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है वो हमारा मूल आत्मा है हमारी, हिदायतुल्लाह बता रहे हैं। और अंबेडकर जी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि ये हमारी संविधान की प्रस्तावना जो है ये हमारा क्या है? पवित्र दस्तावेज है, ये हमारा होली डॉक्यूमेंट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, वो 4 भागों में विभाजित है विषय वस्तु जो है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात की। दूसरा, प्रस्तावना का हमारे लिए महत्व क्या है। तीसरा, अगर वो इतनी महत्वपूर्ण है तो उस बात को समर्थन करने वाले लोग कौन हैं? तो इतने लोगों के नाम हमने पढ़े जो संविधान की प्रस्तावना का समर्थन करते हैं, उसके महत्व को बताते हैं। चलिए आगे अगर अपने चलें तो संविधान की प्रस्तावना में अब क्या नहीं है। संविधान की प्रस्तावना, हमने तो ये बात तो कर ली कि संविधान की प्रस्तावना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है संविधान की प्रस्तावना, सब कुछ है संविधान के लिए। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनके मामले में हम ये कह सकते हैं कि यहां प्रस्तावना जो है वो मौन हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। तो संविधान की प्रस्तावना साइलेंट कहां हो सकती है? 3 अर्थों में संविधान की प्रस्तावना को साइलेंट होना पड़ेगा। पहली चीज क्या है? प्रस्तावना न्याय या वाद योग्य नहीं, नॉन जस्टिबल है। ये कहने का मतलब संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई किसी बात को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, केस दायर नहीं किया जा सकता।
और अगर किसी व्यक्ति ने प्रस्तावना को आधार बनाकर केस दायर भी कर दिया है तो न्यायालय उसके ऊपर सुनवाई या न्यायालय उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं देगा। कहने का मतलब प्रस्तावना जो है ये गैर न्यायोचित प्रकार की है। ये देखिए आप, एक शब्द में अगर कहना हो तो गैर वाद योग्य है, गैर न्यायोचित प्रकार की है, यानी कि इसको आधार बनाकर न्यायालय के अंदर किसी प्रकार का कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड बात देखिए, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ पावर। संविधान को जितनी शक्तियां मिलती है, संविधान की जितनी संस्थाएं हैं हमारे संविधान में शामिल की हुई, संसद से लेकर राष्ट्रपति से लेकर जो भी संस्थाएं हैं संविधान की, वो सभी संस्थाएं अपने काम करने की शक्ति प्राप्त करती है अनुच्छेद से, आर्टिकल से। और संविधान की प्रस्तावना कोई आर्टिकल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल से ही संविधान को शक्ति मिलती है। तो प्रस्तावना किसी भी पावर का सोर्स नहीं हो सकती। कहने का मतलब इसको आधार बनाकर न तो संसद कोई कानून बना सकती है ऐसा कि यह बात प्रस्तावना में लिखी है इसलिए हम ये कानून बना रहे हैं, तो संसद के पास भी ऐसी पावर नहीं है। और तीसरी बात क्या है, हमारा जो विधान मंडल है या हमारी जो विधायिका है, उसके किसी काम पर या उसकी किसी शक्ति के प्रयोग पर भी प्रस्तावना प्रतिबंध नहीं लगाती। कहने का मतलब न तो हम कोई काम स्वयं करेंगे और न किसी करते हुए काम में अपना अड़ंगा अड़ाएंगे। फ्री है हमारी तरफ से, ना तो हमारे में शक्ति है, हम तो शक्तिहीन हैं, इसका प्रयोग शक्ति के रूप में नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई संविधान का भाग, अनुच्छेद, आर्टिकल का प्रयोग करते हुए संसद अगर कोई शक्ति यूज में ले रही है तो उस शक्ति में हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। तो तीन बातें संविधान की प्रस्तावना का नहीं वाला पार्ट बताएगी। क्या नहीं है संविधान की प्रस्तावना, क्या नहीं है? पहला पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में चुनौती देने योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये गैर न्यायोचित प्रकार की है, गैर वाद योग्य है, नंबर एक बात। दूसरा, प्रस्तावना किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं हो सकती। ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, इसको अभी समझेंगे हम लोग कि प्रस्तावना जो है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का भाग माना है, संविधान का भाग माना है उसको। और जो संविधान का भाग होता है ना, वो अपने आप में शक्तिशाली होता है, लेकिन वही भाग शक्तिशाली होता है जो संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो भाग संविधान के अनुच्छेदों से बाहर है, संविधान के आर्टिकल से बाहर है, उसमें पावर नहीं है। इसका मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अपने आप में क्या है, शक्तिहीन है, शक्ति का स्रोत नहीं हो सकती, पावर का स्रोत नहीं हो सकती। थर्ड, हमारी जो विधानमंडल है हमारा, या जो हमारी विधायिका है, संसद है, या हमारा जो विधानमंडल है राज्यों का, वो अगर कोई कानून बनाए या अपनी शक्ति का प्रयोग करे तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध प्रस्तावना की तरफ से नहीं लगाया जा सकता। तो तीन बातें संविधान की प्रस्तावना के नहीं होने के संदर्भ में हमें ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस करने वाले हैं। यह बात जब से हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय से लगातार उठती आ रही थी कि आप कह रहे हो कि संविधान की प्रस्तावना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, संविधान की प्रस्तावना, तो क्या ये हमारे संविधान के भाग के रूप में हम इसको मान्यता दे रहे हैं? तो ये तो अस्पष्ट बात थी, क्योंकि संविधान के भाग जो मूल संविधान में बनाए थे वो तो 1 से 22 तक थे, और उन 1 से 22 वाले भागों में कहीं भी प्रस्तावना नाम का वर्ड नहीं था। और इसकी मूल जो अवधारणा उस समय उत्पन्न हुई जब भारत में समाजवाद की स्थापना करने के लिए निजी संपत्तियों का सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा था, समाजवाद की स्थापना करने की बात की जा रही थी। उस समय बहुत सारे भारत के उद्योगपति, भारत के जमींदार सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे और वो कह रहे थे कि भारत की प्रस्तावना ये कह रही है कि वो आर्थिक न्याय स्थापित करे। ठीक है, तो हमें न्याय दिया जाए, हमें संविधान में मूल अधिकारों में लिखा है कि हमारी संपत्ति की रक्षा करना हमारा मूल अधिकार है, उसको छीना नहीं जा सकता। तो ऐसे ही विवाद बहुत सारे उत्पन्न हुए जिनको लेकर के ये बात सामने आई कि क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए या न माना जाए। तो ऐसा पहला मामला उत्पन्न हुआ एक केस के अंदर जिसका नाम है बेरूबारी संघवाद के नाम से। बेरूबारी नाम का एक क्षेत्र है जो भारत के विभाजन के समय ये भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया था, पूर्वी बंगाल वाला,
और एक हिस्सा ये हमारे पास था पश्चिमी बंगाल वाला। और इन दोनों की बॉर्डर के ऊपर एक ऐसा एरिया था हमारा जिसका नाम था बेरुबारी वन, बेरुबारी के नाम से। और भारतीय संविधान में लिखी गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संसद ने क्या किया, एक संविधान संशोधन बिल पारित किया, 9वां संविधान संशोधन। और इस विवाद को समाप्त करने के लिए यह भाग जो है हमारा बेरुबारी वाला, यह पूर्वी बंगाल को सौंप दिया। जैसे ही 9वां संविधान संशोधन पारित हुआ, तुरंत सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाद दायर होता है कि संसद भारत की एकता और अखंडता को समाप्त नहीं कर सकती। अगर भारत के भूमि या राज्य क्षेत्र में कोई कमी आती है तो उस अखंडता को न्यायालय बनाए रखेगा या न्यायालय उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और उस अधिनियम को रद्द करेगा। तो ऐसे ही एक वाद बेरुबारी वाद के नाम से 1960 में उत्पन्न हुआ। उस समय भारत की तात्कालिक परिस्थितियां ऐसी थी कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं चाहता था कि कोई विवाद संविधान के अंदर किसी बात को लेकर संसद के साथ न्यायपालिका का टकराहट न हो। तो सीधा सीधा सटीकली सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी कि आप जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए हो ना, वो बात भारत के संविधान का भाग नहीं है। संसद जो कर रही है वो ठीक कर रही है, आप इसको होने दीजिए। तो पहला वाद जिसमें यह माना जा रहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसी के अंदर एक बात इन्होंने और कह दी थी कि जहां भाषा अस्पष्ट होगी, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की एक कुंजी के रूप में शामिल हो सकती है कौन, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को लेकर यह पहला विवाद बेरुबारी संघवाद के नाम से। फिर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन, बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन, मैं कहूंगा कि भारतीय राजनीतिक इतिहास और भारतीय न्यायपालिका का माइलस्टोन डिसीजन है, जिसके ऊपर पूरी भारतीय राज व्यवस्था आज भी टिकी हुई है। और वो वाद था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद 1973, 1973 का केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद। और इस वाद के अंदर बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए। और उन निर्णयों में एक निर्णय यह था कि आप जिस प्रस्तावना को आज तक संविधान का अंग नहीं मानते थे ना, वो संविधान की प्रस्तावना अभिन्न अंग है, संविधान का अभिन्न अंग है, उसका एक नॉन डिवाइडेबल पार्ट है। फिर क्या कहा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अगर यह संविधान का भाग है, संविधान का अंग है, तो संसद इसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन इसमें होने वाला संशोधन दो शर्तों को पूरा करने वाला होना चाहिए। एक तो यह कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन ना आ जाए। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, एक स्पेशल क्लास लेंगे इसकी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह अवधारणा सबसे पहले केशवानंद भारतीवाद के अंदर उत्पन्न हुई थी। और न्यायालय ने कहा था कि यह मूल ढांचा जो है यह कोई फैक्ट नहीं है। आज हम आपको नहीं बताएंगे कि मूल ढांचे में कौन कौन सी बातें शामिल होगी, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपको बताएंगे, न्यायपालिका आपको बताएगी कि यह वो चीज है जिसके साथ संसद छेड़खानी नहीं कर सकती। यानी कि संविधान की जो मूल आत्मा है, संविधान का जो मेन स्ट्रक्चर है, उसमें तब्दीली, नेगेटिव तब्दीली जो है, नकारात्मक प्रकार का परिवर्तन जो है, वो संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। नंबर एक, पहली बात, मूल ढांचे को छोड़कर परिवर्तन कर सकती। दूसरी एक बात इन्होंने कही कि यह परिवर्तन सामान्य संविधान संशोधन से नहीं होगा। यह भी हम पढ़ने वाले हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यह जो संशोधन हो सकता है, यह सिर्फ और सिर्फ संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत किया जा सकता है। हमने संविधान में एक अलग भाग के रूप में इसको शामिल किया है, भाग नंबर 20, अनुच्छेद 368, जिसमें हमने संविधान संशोधन की दो प्रक्रियाओं का उल्लेख इस अनुच्छेद में किया। तो उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संविधान में संशोधन या प्रस्तावना में संशोधन संभव है। और तीसरी बात, वही बात कि प्रस्तावना जो है वो न्याय योग्य नहीं है, इसको लेकर के न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। तो ये तीन महत्वपूर्ण डिसीजंस प्रस्तावना के संदर्भ में कौन दे रहे हैं, केशवानंद भारती दे रहे हैं। फिर और देखिए आप, एक केस हो रहा है 1975 का। याद कीजिए वही काल है, वही टाइम पीरियड है जब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। और बहुत सारे वाद जो हैं वो उस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तो ऐसे ही वादों के अंदर एक वाद था राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी वाद 1975। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना जो है वो भाग तो है, मान लिया संविधान का भाग तो है, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट है कि यह शक्ति का स्रोत, किसी भी शक्ति का स्रोत, न तो ये किसी शक्ति का स्रोत है और न ही उसको किसी प्रकार की शक्ति को ये क्या करती है, सीमित करती है।
कहने का मतलब ना तो खुद में शक्ति है इसमें और न किसी शक्तिशाली संस्था को काम करने पर यह किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाती। तो वही तीन बातें जो हम अब से पहले पढ़ रहे थे कि संविधान की प्रस्तावना क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तो ये वाद योग्य नहीं है। दूसरी बात, ये शक्ति का स्रोत नहीं है। नंबर 2 बात। तीसरी बात, ये ना तो खुद शक्ति वाली है और न ही किसी दूसरी शक्ति के प्रयोग करने पर यह क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है। तो ये जो डिसीजंस दिए ये इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण केस 1975 के अंदर दिए। फिर एक दो डिसीजन और पढ़ लेते हैं अपने इसमें। देखिए आप, एसआर बॉम्बई वाद 1994, एसआर बॉम्बई वाद 1994। और इस वाद की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें प्रस्तावना और पंथ निरपेक्षता, देखिए आप, इंपॉर्टेंट बात है, पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर दिया गया था। हालांकि मैंने बताया था अभी कि मूल ढांचे की अवधारणा तो केशवानंद भारती केस से आई है, केशवानंद भारती केस से आई है, लेकिन पंथ निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा किस वाद के अंतर्गत घोषित किया जा रहा है, तो वो वाद कौन सा है, एसआर बॉम्बई वाद 1994। और फिर एक फाइनल डिसीजन हम और पढ़ने वाले हैं, एलआईसी ऑफ इंडिया वाद 1995, एलआईसी ऑफ इंडिया वाद 1995। पुणे केशवानंद भारती के डिसीजन को रिपीट किया गया और इसमें एक वर्ड लिख दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है, दिस इज द इंटरनल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह बात भी कौन से केस में कह दी गई, एलआईसी ऑफ इंडिया वाद 1995 में कह दी। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है और इसकी प्रकृति कैसी हो सकती है, उसको लेकर के 5 महत्वपूर्ण डिसीजंस, आज तक 5 से ज्यादा है वैसे, लेकिन महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण डिसीजंस है, वो इन्हीं बातों के ऊपर डिपेंड है। अब फाइनली इस वीडियो लेक्चर की एक बात हम और डिस्कस करने वाले हैं कि केशवानंद भारती केस में जब यह मान लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद अगर चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमें 2 बातें करनी पड़ेगी। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से यह संशोधन हो सकता है, सामान्य संशोधन इसमें नहीं हो सकता, और दूसरा, मूल ढांचे को प्रभावित करने वाला संशोधन संसद नहीं कर सकती। तो यह बात 1973 की है और इसकी क्रियान्विति ठीक 3 साल बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। और इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और अब तक का केवल पहला और एकमात्र संशोधन है ये। और उस समय यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के ही एक मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह के नाम से, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिन्होंने भारतीय संविधान के अंदर नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य जो है उनको भी स्थान में संविधान में जगह दिलवाई थी। तो उन्हीं स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में समिति के द्वारा सिफारिश पर 3 नए शब्द इसके अंदर शामिल किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किस समिति की सिफारिश पर संविधान की प्रस्तावना में पहला और एकमात्र संशोधन किया गया था? तो समिति की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो है वो कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह थे। और 3 नए शब्द जो मूल प्रस्तावना में नहीं थे, जो हमने 26 नवंबर 1949 को जो हमने प्रस्तावना को स्वीकृत किया था, उसमें ये 3 वर्ड नहीं थे। ये भी पेपर में न जाने कितनी बार, अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें जो पॉइंट है हमारे पास, एक तो है समाजवादी, समाजवादी नंबर 1 बात। दूसरा, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, इस शब्द को बाद में जोड़ा गया है। और थर्ड हमारे पास इसमें रहता है इंटीग्रिटी, अखंडता शब्द जो है। तो ये तीनों एक ही सीक्वेंस में जुड़ने वाले शब्द हैं। देखिए आप, कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द हमने संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़े हैं। मूल संविधान की प्रस्तावना में ये शामिल नहीं थे। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, सामान्य प्रश्न है, आप आसानी से इनका उत्तर करेंगे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे और ये अब तक का केवल एक बार प्रस्तावना में होने वाला क्या था, संशोधन था। तो ये आज की हमारी जो वीडियो क्लास थी, इसमें हमने संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके कितने भाग हैं, इसका महत्व क्या है, इसके महत्व पर विचार देने वाले विचारक कौन कौन हुए हैं, प्रस्तावना क्या नहीं है, और प्रस्तावना के भाग को लेकर, संविधान का हिस्सा बताने को लेकर जो वाद उत्पन्न हुए हैं, वो वाद किस प्रकार के रहे हैं, उनमें डिसीजन क्या आए हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा कि संविधान की प्रस्तावना में अगर संशोधन करना हो तो ये पावर संसद यूज करेगी, कब उसने ये पावर यूज की है, उसके बारे में तमाम बातें हमने इसमें डिस्कस की है। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एंडिंग यही करेंगे। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर अपनी प्रस्तावना के कंसेप्ट को बहुत नीट एंड क्लियर तरीके से आगे बढ़ा रहा होगा।
जल्दी इसका पार्ट 2 जो है वो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन की एक वीडियो सीरीज दोबारा लॉन्च करेंगे। उसके साथ हम संविधान सभा और प्रस्तावना दोनों को सम्मिलित करते हुए क्वेश्चन जो है उनकी फ्रेमिंग करेंगे। बहुत बढ़िया से इस टॉपिक को अपने कवर करेंगे। राजस्थान नहीं, मैं कहता हूं कि भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर उठे तो आप आसानी से उस प्रश्न को हल कर सके, ऐसा प्रयास गार्गी क्लासेस के इस मंच से मैं सुनील राठौड़ कर रहा हूं। आप सभी लोग मुझे मोटिवेट करते रहें, मेरे इस वीडियो चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और जितना संभव हो सके अपने नोट्स फॉरम में इसके नोट्स जो हैं वो तैयार करते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी इसी क्रम में जारी रखिए।